हेलो क्लास। आज हम लोग ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी और इसके मुख्य कारण क्या रहे और इसके निवारण और इसकी कैसे हुआ इस विवाद का निवारण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका आज्ञा पत्र चार्टर जो था वो प्रत्येक 20 ईयर्स के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिन्यू किया जाता था। ये चार्टर 1813 में वापस ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था और इसमें ग्रांट और विल्बरफोर्स के दल ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए थे। उनका बहुत विरोध होने पर भी उनके सुझावों को मानते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस आज्ञा पत्र में एक सेक्शन ऐड किया, सेक्शन 43। सेक्शन 43 ऐड करके इसमें ये कहा गया था कि साहित्य के, लिटरेचर के विकास के लिए और भारतीय विद्वानों, इंडियन स्कॉलर्स को प्रमोट करने के लिए और भारत के ब्रिटिश प्रदेश के जो निवासी हैं वहाँ के विद्वानों में ज्ञान का प्रसार और विकास करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1,00,000 रुपए की जो धनराशि है वो अलग से रखी जाएगी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये निर्णय लिया गया। 1813 के चार्टर में एक ऐड किया गया सेक्शन 43, जिसमें ये डिसीज़न हुआ कि ब्रिटिश अब जो कंपनी है वो इसमें एजुकेशन में कार्य करेगी और इसके लिए साहित्य, लिटरेचर के प्रमोशन के लिए, साइंस के प्रमोशन के लिए और नॉलेज स्प्रेड करने के लिए और लोगों को डेवलप करने के लिए, यहाँ इंडियन स्कॉलर्स का डेवलपमेंट के लिए 1,00,000 रुपीज़ जो हैं वो डिसाइड किया गया कि उन पर खर्च किए जाएंगे। अब इस सेक्शन 43 में ही कुछ चीज़ें जो डिस्क्राइब नहीं की गई थी, इस वजह से ही ये एक कंट्रोवर्सी आई, जिसको हम लोग प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी के नाम से जानते हैं। ये विवाद क्यों आया, इसके मुख्यतः 3 कारण थे। ये विवाद क्योंकि सेक्शन 43 में ये नहीं बताया गया कि कंपनी किस लिटरेचर का प्रसार करेगी, किस लिटरेचर को प्रमोट करेगी, वो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर होगा या वेस्टर्न लिटरेचर होगा। नंबर 2, ये नहीं बताया गया था कि जो लिटरेचर का डेवलपमेंट या स्प्रेड किया जाएगा उसकी लैंग्वेज क्या होगी। इट विल बी लोकल लैंग्वेजेज और इट विल बी इंडियन लैंग्वेजेज, संस्कृत और इंग्लिश और अरबिक। किसी भी लैंग्वेज के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी कि लिटरेचर किस भाषा में उसका प्रमोशन किया जाएगा। नेक्स्ट था, इसमें ये नहीं बताया गया कि साइंस और नॉलेज का जो डेवलपमेंट है वो किस साइंस और किस नॉलेज का डेवलपमेंट किया जाएगा, मतलब कि वो नॉलेज और साइंस कहाँ से इन्फ्लुएंस होगी। इट विल बी इंडियन साइंस और इंडियन नॉलेज और इट विल बी वेस्टर्न साइंस इन्फ्लुएंस्ड नॉलेज। तो किस नॉलेज और किस साइंस से इन्फ्लुएंस होकर कंपनी काम करेगी, किसको स्प्रेड करेगी, किसका डेवलपमेंट करेगी, तो ये साइंस और लिटरेचर कौन सा होगा। इस वजह से मेनली इस कंट्रोवर्सी एक आई, नई कंट्रोवर्सी को जन्म दिया।
नेक्स्ट आते हैं हम इसकी डिटेल्स पर। डिटेल्स क्या थी? डिटेल्स में इसमें दो मुख्य ग्रुप्स थे, दो मेन ग्रुप्स थे। फर्स्ट वन वाज ओरिएंटलिस्ट, प्राच्यवादी। ये क्लासिकल भी कहे जाते हैं या लोकल आप कह सकते हैं इसको उस समय के। तो इस वाले ग्रुप में जो थे मेनली सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो मेनली इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स था और एच विल्सन भी इस ग्रुप के लीडर थे। ये दोनों, वॉरेन हेस्टिंग्स और एच विल्सन, इन लोगों के सपोर्ट से ये दल एक तरह से ऑर्गेनाइज था, वेल ऑर्गेनाइज्ड था और ये बहुत हायर लेवल के पॉलिटिशियंस थे, बहुत अच्छे जानकार थे और ये यहाँ पर जो शिक्षा देना चाहते थे वो अरबी फारसी और संस्कृत आधारित शिक्षा देना चाहते थे, जो कि और विभिन्न धर्मों और जातियों में लोगों को जैसे यहाँ पर चल रहा था वैसे ही विभाजित रखना चाहते थे। क्योंकि जिस समय में ये फर्स्ट टाइम था जब इंडिया में कोई एजुकेशन सिस्टम जो ओवरऑल इंडिया में लागू हो, ऐसा कुछ विचार आया था। इससे पहले हम सभी को पता है कि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी थी और लोकल लेवल पर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से थी। तो नेक्स्ट वर कि ये लोग फेवर कर रहे थे संस्कृत, हिंदी और अरेबिक लैंग्वेज का। और नेक्स्ट इनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि इंडियन लिटरेचर और इंडियन नॉलेज और इंडियन जो साइंस है, यहाँ की जो साइंस है, उसी को प्रमोट किया जाए। अब इसमें आप फिलॉसफी ले सकते हैं, तर्क, जो लॉजिक है, जो यहाँ का जुडिशरी है, वो कहते थे कि सब कुछ यहीं का प्रमोशन होना चाहिए। नेक्स्ट है, इन्होंने कहा कि जो मोड ऑफ मीडियम शुड बी वर्नेकुलर्स, लोकल लैंग्वेजेज में हिंदी, अरेबिक, संस्कृत, इन्हीं सब माध्यमों से ही शिक्षा का इंस्ट्रक्शन किया जाए। यानी मोड ऑफ मीडियम शुड बी लोकल लैंग्वेजेज इन एजुकेशन, ये इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। नेक्स्ट आते हैं हम ये ऑक्सीडेंटलिस्ट्स पर। ये थे पाश्चात्यवादी। पाश्चात्यवादी वे लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही यंगस्टर्स थे और कुछ मिशनरीज़ के लोग थे इसमें, और वे बहुत ज़्यादा इधर उधर बिखरे हुए थे। हम कह सकते हैं कि दे वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, वो उतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे जितने कि प्राच्यवादी लोग ऑर्गेनाइज्ड थे। तो इसमें कोई लीडरशिप भी अच्छी नहीं थी और उनका एक विचार था कि जो पुरानी सिस्टम है एजुकेशन की इंडिया की, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और उसको आगे नहीं ले जाया जा सकता। तो इसलिए इन्होंने इनके अगेंस्ट में, यानी कि जो प्राच्यवादी लोग थे, ओरिएंटलिस्ट थे, उनके अगेंस्ट में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए थे। दीज वर जैसे पहला था इनका कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का फेवर किया कि जो भी साहित्य हो और जो भी भाषा हो वो इंग्लिश को ही प्रमोट किया जाए और इंग्लिश लिटरेचर को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट वन, इन्होंने ये कहा कि ये कंपलसरी हो कि क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोशन दिया जाएगा एजुकेशन के थ्रू। नेक्स्ट वॉज एक इसमें इनको फेवर मिल रहा था उस समय मैकाले का। मैकाले ने इनको एक लीडरशिप दी थी क्योंकि वो इनके फेवर में उस समय में खड़ा हुआ था, लेकिन इनको ऑर्गेनाइज्ड कोई सिस्टम इस ग्रुप का नहीं था। तो इस तरह से ये कुछ
मुख्य बातें थी इन दोनों ग्रुप्स के बारे में। अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन से मेन कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स निकल करके इस कंट्रोवर्सी में आए। तो नंबर 1 वाज डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग एम्स ऑफ द एजुकेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। उनको ये नहीं पता लग रहा था, दोनों ही दल अपने अलग अलग उद्देश्य, जैसे उनका मानना था कि भारतीय प्राच्यवादी मानते थे, ओरिएंटलिस्ट्स मानते थे कि इंडियन कल्चर को डेवलप कराया जाए, और जो ऑक्सीडेंटलिस्ट्स मानते थे वो ये मानते थे इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, यानी उनका एक एम ये था कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट वन वाज स्कूल्स एंड कॉलेजेस का मैनेजमेंट। इनमें ये एक विवाद ये था कि स्कूल और कॉलेजेस का मैनेजमेंट जो है वो किसके अंडर रहेगा, जिसमें जो ऑक्सीडेंटलिस्ट थे यानी जो पाश्चात्यवादी थे उनका मानना था कि कंपनी को इसका सारा दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट वन वाज रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी मोड ऑफ मीडियम एजुकेशन का क्या हो, इसका ये मुख्य कारण विवाद का रहा। नेक्स्ट वन मेथड ऑफ एजुकेशन। मेथड ऑफ एजुकेशन में पहला ओपिनियन ये था, जो मैकाले की ही एक थ्योरी थी, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। इसका डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी का मतलब ये था कि इन लोगों जो पाश्चात्यवादी थे, ऑक्सीडेंटलिस्ट थे, उनका ये मानना था कि शिक्षा को ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए, यानी पहले अपर क्लास को एजुकेट किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके जो एजुकेशन होगी वो निम्न वर्ग तक अपने आप आ जाएगी। तो ये एक अपर क्लास के लिए ही केवल एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहते थे। एंड नेक्स्ट सेकेंड वाज दैट कंपनी शुड इटसेल्फ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेटिंग द मास। दूसरा ये विचार था कि जो एजुकेशन है वो खुद कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि उसको कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। अब इस कंट्रोवर्सी ये कंट्रोवर्सी बहुत लॉन्ग पीरियड तक कंटिन्यू रही, करीब करीब 12 साल तक एक ये कंट्रोवर्सी चली, और इसको ख़त्म करने के लिए जर्नल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया, लेकिन ये भी इसका कोई भी समाप्ति की ओर ये किसी तरह से इसको नहीं ले जा पाई, क्योंकि टोटल 10 मेंबर्स थे और 5 वर ऑक्सीडेंटलिस्ट्स, सपोर्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम एजुकेशन, और क्योंकि वो चाहते थे कि जो प्राच्य या जो देशी शिक्षा है वो समाप्त हो जाए, और रेस्ट जो 5 थे वो ओरिएंटलिस्ट सपोर्टर थे, जो क्लासिकल लैंग्वेज के एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। तो जर्नल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस इस पे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जो ओरिएंटलिस्ट थे और जो ऑक्सीडेंटलिस्ट थे उन्होंने क्या रीजंस दिए, उन्होंने अपने विचारों के पीछे दिए जो वो चाहते थे। जैसे एक पक्ष ये चाहता था कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन प्रोवाइड हो, एक पक्ष ये चाहता था कि देशी जो लोकल लैंग्वेजेस थी उन्हीं को प्रमोशन मिले। उसके रीज़न क्या इन्होंने दिए थे, दैट वाज ओरिएंटलिस्ट्स के रीज़न थे, जो प्राच्यवादी यानी यहाँ के फेवर के लोग थे, वो ये कहते थे कि अगर हम इंग्लिश की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश लिटरेचर की एजुकेशन देंगे, इंग्लिश में एजुकेशन देंगे, तो मे बी कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले जाएं। नेक्स्ट वर वाज इंडियन विल बी इक्वल टू यूरोपियन। मतलब कि इनको जो प्राच्यवादी थे, जो प्रिंसेप थे और एच विल्सन थे, इन लोगों का जो मानना था वो ये मानना था
कि अगर हम इंग्लिश में सब कुछ प्रमोट करने लगेंगे, लिटरेचर, साइंस सब कुछ इनको दे देंगे, तो इंडियन जो है हम लोगों के बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन वाज, उनका ये मानना था कि जो इंडियन कम्युनिटी है वो इस लायक नहीं है, उनमें इतनी समझदारी नहीं है कि वो उस तरह की वेस्टर्न एजुकेशन को ग्रहण कर पाएँ। नेक्स्ट वन वाज, इफ़ दे, उनका ये मानना था कि अगर इंडियंस लोगों को इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साइंस, नॉलेज और सब कुछ वेस्टर्न वे में इनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो मे बी ये लोग कल को हमारे खिलाफ ही विद्रोह कर दें और ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाल दें। तो ये इन्होंने अपने लॉजिक्स दिए थे अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। देन नेक्स्ट वन वाज ऑक्सीडेंटलिस्ट, पाश्चात्यवादी। इनके क्या लॉजिक्स थे इसके पीछे? इसमें एक पाश्चात्यवादी में हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ राजा राम मोहन राय भी पाश्चात्यवादी शिक्षा के समर्थक रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि इंडियंस को जो है पूरा राइट है कि वो लेटेस्ट नॉलेज लें, जो उनकी नॉलेज है वो भी वर्ल्ड के इक्वल आएँ और उसी तरह की नॉलेज उन्हें भी मिलनी चाहिए जो वर्ल्ड लेवल पर उनको ला पाए। इक्वलिटी का एक तरह से लेटेस्ट नॉलेज का इन्होंने पक्ष लिया था, फेवर किया था। नेक्स्ट है वेस्टर्न कल्चर कैन बी डेवलप्ड। नेक्स्ट था उनको जो ऑक्सीडेंटलिस्ट थे उनका ये मानना था कि इससे जो होगा वो वेस्टर्न कल्चर डेवलप होगा। जब वेस्टर्न कल्चर डेवलप होगा तो फिर क्रिश्चियनिटी भी डेवलप होगी और यूरोपियन जो होते हैं जो अपने कल्चर को और आगे ले जाना चाहते हैं वो भी डेवलप होगा। नेक्स्ट वाज पीपल फॉलो यूरोपियन बट विल बी इंडियन बाय बर्थ। ये बहुत बड़ी बात थी इसमें। ये इनका ये मानना था कि वो ऐसे लोगों को लाना चाहते थे, उनको ऐसे इंडियंस को ऐसा बनाना चाहते थे कि वो माइंड सेट से अंग्रेज हों और केवल कलर और ब्लड और केवल अपने कलर और अपने ब्लड में ही इंडियन हो और बाकी उनका जो कल्चर है वो सब ख़त्म हो जाए, वो बिल्कुल यूरोपियन माइंडसेट के हो जाएं, तो केवल वो बाई बर्थ ही इंडियन रह जाएंगे बस। तो इनका एक लॉजिक ये था कि इसीलिए वेस्टर्न एजुकेशन ही इंडियंस को प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। जब वो क्योंकि जब इंडियन ब्रिटिशर्स जैसे हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो उनमें रम जाएंगे और उनका किसी तरह से विद्रोह का कोई संभावना भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है एंड ऑफ द कंट्रोवर्सी। अब इस कंट्रोवर्सी का एंड कैसे हुआ? इस कंट्रोवर्सी का एंड जो है मेनली जब मैकाले आया 1835 में, तो ये सब विचार जो हैं मैकाले के आगे रखे गए और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग यहाँ के गवर्नर थे। उन्होंने कंपनी के गवर्नर होने के नाते और लॉर्ड मैकाले को उनका मानना था ब्रिटिशर्स का कि बहुत नॉलेजेबल था, वो एक तरह से स्कॉलर था और वही एक ऐसा विद्वान था जो इस विवाद का अंत कर सकता था। इसी वजह से स्पेशली मैकाले को भेजा गया था इस विवाद के अंत के लिए। तो उस समय में उसने मैकाले ने सभी चीज़ों को, जो प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट थे जो कहते थे कि लोकल लैंग्वेजेज और अरेबिक संस्कृत इनको प्रमोट करिए, इंडियन नॉलेज और साइंस ये सब प्रमोट करिए, उन सब का इसने एक सिरे से उसको खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने मैकाले ही एक मिनट लेके आया था जिसको मैकाले मिनट के नाम से भी जानते हैं। उसी के थ्रू इसने जो था वो ओरिएंटलिस्ट के जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू थे उनको नकार दिया था। नेक्स्ट वाज जो ये मिनट थी उसमें ऐसी एजुकेशन को उसने सपोर्ट किया जो एक क्लास के लिए एजुकेशन दी जाए, ना कि सबको एजुकेशन दी जाए, बल्कि अपर क्लास को जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो गवर्नमेंट सर्वेंट इंडियंस थे, जो अपर लेवल पे ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, उनके बच्चों को, उनके लोगों को ये एजुकेशन पहले प्रोवाइड कराई जाए और धीरे धीरे इस एजुकेशन को जो छन छन कर आना ऐसे करके ये नीचे आएगी।
तो एक तरह से वेस्टर्न लर्निंग और वेस्टर्न जो कल्चर है उसके लिए इसने अपर क्लास और उसको चुना और उसी को इन्होंने कहा कि उन्हीं को एजुकेशन दी जाए, ना कि मास इंडियंस को एजुकेशन सभी को ना दी जाए। नेक्स्ट वन वाज जब इन 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस पूरे कंट्रोवर्सी को जो था ख़त्म कर दिया था विद द हेल्प ऑफ मैकाले। तो मैकाले जो था एक सर्टेन उसने आर्गुमेंट बनाए थे इस सेक्शन 43 एक्ट में, एक्ट के तहत उसने कहा था कि यहाँ की लाइब्रेरीज जो हैं वो बस एक अलमारी भर हैं यूरोपियन लाइब्रेरी की। तो मतलब वो मानता था कि यहाँ का जो साहित्य है वो बहुत कम है, यहाँ की साइंस कुछ भी डेवलप नहीं है, यहाँ के लोग बहुत ऑर्थोडॉक्सी हैं, उनका ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता, और संस्कृत और हिंदी और अरेबिक का कोई लिटरेचर नहीं है। तो उसने मुखर अच्छी तरह से इसका विरोध किया और इसको सिरे से नकार दिया। विलियम बेंटिंग ने जो था उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और ये निर्णय ले लिया गया कि जो भी 1 लाख रुपए का धन मिलेगा वो मेनली जो है अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में खर्च किया जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर, साइंस, विज्ञान, और उसी में जो है साथ साथ ओरिएंटलिस्ट वाली एजुकेशन भी चलती रहेगी। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अचीवमेंट्स ऑफ 1813 एक्ट। ये एक्ट जो था 1813 एक्ट जब आया तो उसका बहुत सारे अचीवमेंट पहली बार इंडियन एजुकेशन सिस्टम में देखे गए। दैट वर नंबर 1, अ सेपरेट फंड वाज अलॉटेड फॉर 1 लाख रुपी फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन के नाम पर 1 लाख रुपए की धनराशि रखी गई थी सेपरेट। दूसरी बात, उस समय में इस प्रस्ताव के आने के बाद बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेज कंपनी के द्वारा खोले गए जो लड़के और लड़कियों के लिए खोले गए थे। क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने और कंपनी ने बहुत सारे स्कूल्स खोले थे और इसके तहत ही जो मिशनरीज़ थी उनको इंडिया में आने के लिए उनका रास्ता भी खोल दिया गया था। नेक्स्ट है इंग्लिश मीडियम एजुकेशन पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। हम सभी जानते हैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम फुल्ली संस्कृत ओरिएंटेड था, बुद्धिस्ट लोकल लैंग्वेज ओरिएंटेड था, मुस्लिम अरेबिक फ़ारसी ओरिएंटेड था, और नेक्स्ट अब ये सिस्टम आया था इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू 1813 एक्ट। तो ये जो था इसने हेल्प किया आगे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को लाने में, लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में इसने बहुत हेल्प की। उसकी वजह ये थी कि जो वर्ल्ड का लेटेस्ट और लोगों से जो जुड़ाव था वो बिना उनकी भाषा जाने संभव नहीं था, और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन होने के नाते जो अपर क्लास थी, जो नीचे के भी तबके के लोग थे, वो ऊपर जब पहुंचना चाहते थे तो उनको पता लगता था कि विश्व में क्या है, कैसे चल रहा है। हम इसी वजह से बहुत सारा विद्रोह और आज़ादी की लड़ाई में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। नेक्स्ट है इट क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियन एंड डेवलप्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इससे पहले इंडियंस जो थे कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर कटे हुए थे, तो इसने इंडियंस के लिए एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया और उनमें वर्ल्ड लेवल के इकोनॉमी के लिए एक इंटरेस्ट भी डेवलप किया कि वो जाने वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमी को, साइंस को और लिटरेचर को। उससे उनका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और उनको नॉलेज भी बहुत सारी वर्ल्ड लेवल की हुई। नेक्स्ट वन वाज द एजुकेशन वाज अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश। इस जो 1 लाख रुपए खर्च होना था उसका बहुत सारा हिस्सा इंग्लिश मीडियम एजुकेशन पर जाना था, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने थोड़ा बहुत जो था
उसको इंडियन लैंग्वेजेज को भी प्रमोट करने का सोचा था। बस इसमें शर्त ये थी कि उन्होंने उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया था कि अगर इसका सही से विकास नहीं हुआ, लोकल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट सही से नहीं रहा, संस्कृत का डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ, अरेबिक लिटरेचर और इसकी एजुकेशन सही से डेवलपमेंट नहीं ला पाई, तो वो इसको बंद करने का अधिकार रखते हैं। उन्होंने इसमें एक ये जोड़ दिया था, लेकिन इसके साथ इसके जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन थी उसको भी इनिशियल लेवल पर उन्होंने साथ साथ में एक्सेप्ट किया था। तो ये था आपका ये था 1813 का चार्टर ऑफ एक्ट, और उसके जो दौरान जो एक कंट्रोवर्सी हुई और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अचीवमेंट क्या रहे और इसमें कौन सा विवाद था, इसका अंत कैसे हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू।